हेलो क्लास सेवन्थ। कल हम प्रशस्ति पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी आज दोबारा से देखो इसको। प्रशस्तिज और भूमि अनुदान। प्रशस्ति में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो एज इट इज़ सच नहीं होते। ये राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। राजा को बढ़ा चढ़ाकर इसका राजा का बखान किया जाता है। ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दिखाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर राजा अपने आप को शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में दिखाना चाहते थे। प्रशस्तियाँ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाती थी, जो अक्सर प्रशासन में भी मदद करते थे। राजा लोग इन प्रशस्ति लिखने वाले ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे। ये जो प्रशस्तियाँ हैं, ये तांबे के पन्नों पर लिखी जाती थी और भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। फिर इसमें बताया है 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य भी रचा गया है। बहुत बड़ा काव्य था ये। 12वीं शताब्दी में काव्य रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दिखाया गया है। कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दिखाया गया है। इसे कल्हण नामक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हण ने ये लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से यह भिन्न यानी थोड़ा अलग दिखाई देता है, क्योंकि इसमें राजाओं की और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना की गई है, कमी निकाली गई है। तो ये थोड़ा अलग दिखता है। कल्हण द्वारा लिखा गया जो कश्मीर के राजाओं के बारे में है, ये प्रशस्ति राजाओं की कमी भी दिखाती है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। नेक्स्ट है भी आपका पॉइंट, धन के लिए युद्ध। आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, नहीं कोई विशेष क्षेत्र से शासक या कोई विशेष राजवंश संबंधित था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। यह विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर था। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक, यानी कन्नौज नगर जो था, वहां पर गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक यानी हमेशा कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यानी विशेष क्षेत्र जिस पर शासक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हराने के लिए आपस में लड़ते रहे हैं, ऐसा ही एक क्षेत्र बताया गया है कन्नौज नगर। तो यहाँ पर गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के जो शासक हैं वो आपस में लड़ते रहे ताकि इस पर कन्नौज पर अधिकार कर पाएं। लंबी लड़ाई चली थी ये, 3 पक्ष थे यहाँ पर, इसलिए इतिहासकारों ने इस लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। त्रिपक्षीय, जैसा कि हम देखते हैं शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। वे अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे। यानी उनके पास सत्ता है, और सत्ता का मतलब राज है, और संसाधन यानी उनके पास धन शक्ति, धन दौलत है। इसलिए वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। निशाना बनाना का मतलब है मंदिरों को लूटते थे। कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे
इसके बारे में आप लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे। अफ़गानिस्तान का जो गजनी का शासक था सुल्तान मोहम्मद, ऐसे शासकों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अर्थात इसने बहुत से मंदिरों को तोड़ा और लूटा है। इसने 997 से 1030 तक शासन किया है और अपने नियंत्रण को जो इसके कब्जे में था उसका विस्तार मध्य एशिया के भाग, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, यानी किसी न किसी उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे धन दौलत से भरपूर संपन्न मंदिर, इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी यानी बनाने के लिए किया। यानी यहाँ से जो सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, यहाँ से जो धन ले गया था उसका यूज उसने अपनी राजधानी बनाने में किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप का नाम आता है तो सोच लीजिए भारत है, तो इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करने का काम सौंपा। यानी अल बरूनी को भारत के बारे में, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसा उनका धार्मिक परंपराएं हैं, इनके बारे में लिखने की जिम्मेवारी दी। अरबी में लिखी गई उसकी एक कृति है किताब अल हिंद, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। दूसरे राजा कौन थे भी? चाहमान, जिनको हम चौहान कहते हैं। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। दिल्ली और अजमेर, इन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने पश्चिम में गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, 1168 से 1192 तक शासन किया था इसने, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसी के हाथों हार गया। तो सुल्तान शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है? सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। तो एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है कि राजा जो लोग होते थे वो धन के लिए लड़ाई करते थे, आपस में एक दूसरे का राज्य को जीतने की कोशिश करते थे और जीतने के बाद वहाँ के मंदिरों को लूट लेते थे। फिर है उरैयूर से तंजावुर तक। अब प्रश्न है भी चोल जो है सत्ता में कैसे आया, चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। यानी कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, उसका राजकाज चलता था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे, मातहत थे। यानी वे किसके अंडर में काम करते थे? कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजय याल्य ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हरा दिया। यानी जो उनका मुखिया था विजय याल्य नाम था उसका, उसने 9वीं शताब्दी में इन मुटियारों को हरा दिया और डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया। ये विजयालय द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति धन दोनों पक्षों में बढ़ाता गया। यानी इनका राजकाज बढ़ता गया। पश्चिम और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम, ये नाम है भी राजा का, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया, यानी अपने क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, यानी उसी के नक्शे कदम पर चला
और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।